93 वोट से अगर हारे हैं या हारे भी हैं, तो पहला कारण बाहर का कोई व्यक्ति नहीं। मैं क्रिकेट की भाषा में कहता हूँ कि द्रविड़ है, तो सहवाग बनने की क्या जरूरत है। मेरे एक बहुत करीबी साथी हैं, कहे कि बाबा आपको राजनीति नहीं आती, जशपुर चलिए, वहाँ दिलीप सिंह जोधे से ट्रेनिंग लीजिए। तो प्लस माइनस जो भी होने लगा वो कि तो अदानी की माइंड है। अदानी तो ठेकेदार था। 15 साल में बीजेपी की गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में रही, उसमें 94% बिजली के दर बढ़ गए। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, केवल 20 पैसे बढ़े। राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए कहा नहीं जा सकता। इसी तरह राजनीति में कौन सा गुण कब अवगुण बन जाता है इसका भी पता नहीं चलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ हमारे स्टूडियो में स्वागत कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव उर्फ टी.एस. बाबा का। बहुत बहुत स्वागत है हमारा स्टूडियो में। आपको भी प्रणाम, सभी दर्शकों को प्रणाम, जोहार। बाबा, ये बताइए कि आप बहुत मृदुभाषी रहे हैं, सौम्य हैं व्यवहार में, आज की राजनीति में, लेकिन क्या ये पैमाना जो है वो एक तरह से मिसफिट है? आज बहुत एग्रेशन चाहिए पॉलिटिक्स में, बहुत आक्रामकता चाहिए। ये बात मेरे भी राजनीतिक जीवन काल में उठती रही है और मुझे राजनीति, जिसे राजनीति कहते हैं, वैसे पसंद नहीं थी। मैं कभी राजनीति में आना भी नहीं चाहता था और हो सकता है कि मेरे गुणों को, जो राजनीतिक अवगुण भी हो सकते हैं जैसा आपने कहा, मेरे पिताजी ने भी भांपा हो। और नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव में जब मेरा नाम अंबिकापुर में 1983 में सामने आया, तो जीवन में उन्होंने 2 ही बार मेरे को कुछ करने के लिए कहा, वरना कभी उन्होंने कुछ कहा नहीं कि आप अपने से करो। जब चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने पत्र लिख के भेजा कि इसमें मत आओ। जी। हाँ, आपके पिता ने आपको पत्र मेरे को लिखा कि पत्र आप लिख के राजनीति में ना आए। इसमें, हाँ, उस चुनाव में जी। मत आओ करके। और भी समय थे बाद में जब कभी उन्होंने कहा हो कि ये देख लो, तो उस समय उन्होंने कहा कि मत आओ। तो उनका एक अलग व्यापक अनुभव था, प्रशासनिक अधिकारी थे, जी। इस दुनिया को बहुत करीब से देखा था। मैं उनका बच्चा ही था, मेरे को बहुत ही करीब से बचपन से ही देखा था। तो उनको भी ऐसा एहसास था कि ये शायद ठीक ना रहे, फिट ना हो पाए। कुछ खास करके कॉलेज में जाने के बाद आदमी जैसे बड़ा होता रहता है तो अपने विचार भी आदमी बना लेता है, जी। नैतिक विचार, दार्शनिक विचार इत्यादि। और कुछ बिंदुओं को लेके मैं अड़ता था कि ये विचार के हिसाब से नहीं जम रहा है तो नहीं। जल्दी लाइन, यानी लाइनें, कई लाइनें खिंची हुई थी। जी। तो वो सबको देख के उनको लगा होगा कि जहाँ बहुत ज़्यादा लचीला होने की भी आवश्यकता रहती है सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में, जी। वहाँ ये नहीं रह पाएगा। कि बहुत ऐसे मुद्दों में उस समय मैं समझौता नहीं करता था, समझौता व्यवहार में, बात में नहीं कर पाता था। जी। तो वो बात बीती। आपने कहा कि गुण और अवगुण, तो ये बातें आती रहीं। फिर एक और दृष्टांत बताऊंगा, 2008 के चुनाव का। मैं बमुश्किल 1000 वोट से कम से चुनाव जीत पाया था। उसके पहले 2 टर्म 5-5 साल के नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में अंबिकापुर में काम किया था। मुझे लगता था कि मेरी एक स्वीकारोक्ति भी लोगों के बीच में बनी है और लोगों ने मुझे करीब से देखा है कि कैसे काम करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ। जी। मेरा व्यवहार तो जैसे आपने कहा कि उस समय भी वैसे ही रहा होगा, मिलता ही जुलता रहा होगा। लेकिन वो उनने एक्सेप्ट किया तो दोबारा भी उन्होंने मौका दिया और काफ़ी अपनापन और स्नेह सरगुजा में फिर मिलता रहा जी। विगत वर्षों में। 2001 में पिताजी का देहांत हुआ और उस समय मुझे याद है कि जोगी जी भी तेरही में आए थे। उन्होंने पैलेस के सामने भोज का आयोजन था, तो भोज में भाग लिया।
और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि वो पत्ते झड़ जाते हैं, अब नई पीढ़ी, पैलेस की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, नई व्यवस्था अब सामने आएगी। ये 13 के दिन जोगी जी ने कहा। जोगी जी ने आके और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात कही थी। तो एक सोचने वाले व्यक्ति के रूप में अपने सामने भी ये बात स्पष्ट रूप से थी। तब तक राजनीति में कुछ हद तक आ ही गए थे, सार्वजनिक जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर ही चुके थे और शायद उस समय कर भी रहे हों कि अब फादर नहीं है जो बहुत कुछ देखते थे। सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, चीफ सेक्रेटरी भी थे, जो हम लोग का पारिवारिक परिवेश है उसके नाते लोग उनसे सीधे तौर पे परिवार के मुखिया के रूप में जुड़े भी हुए थे। तो इनडायरेक्टली राजनीति में भी जब सर्विस उनने छोड़ी तो उसके बाद तो डायरेक्टली भी वो राजनीति में कांग्रेस के पक्ष में जो भी सहयोग हो सकता था करते थे। बहुत मान्यता थी उनकी सरगुजा अंचल में पूरी, बहुत काम भी उनने किया, बहुत सहयोग भी किया था। कि अब वो नहीं है और इस प्रकार की बात आ रही है तो हम लोग की स्वीकारोक्ति और राजनीति में क्या परिस्थिति अब बनेगी। कांग्रेस के साथ रहे थे, बाहर जाने की कोई बात ही नहीं थी। तो सोचते हुए एक सोचने वाले एक व्यक्ति के रूप में ये आँख खोल के भी हम लोग देख रहे थे। तो 2001 से अब मान लीजिए 2025 हो गया, मेरा स्वभाव तो नहीं बदला। मुझे लगता है कि मैं जैसा हूँ वैसा होना ही चाहिए और रहना ही चाहिए, आप चाहे जैसे हों। उसमें बदलने बदलाने की बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बात होनी चाहिए किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कुछ बदलाव अपने जगह है पर स्वभाव ही आप बदल के, अगर आप, मैं क्रिकेट की भाषा में कहता हूँ कि द्रविड़ है तो सहवाग बनने की क्या ज़रूरत है। सहवाग के लिए भी टीम में जगह है, द्रविड़ के लिए भी टीम में जगह है, और परफॉर्मेंस और रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस दोनों दे सकते हैं और देते रहें। तो स्वभाव बदलने की बात से मैं कभी भी सोच के कि क्या ऐसा ज़रूरी है, मैं तो नहीं चाहूँगा ही नहीं। पर अगर मैं अपने स्वभाव के कारण पब्लिक लाइफ में, जिसे राजनीति भी कहते हैं, उपयुक्त नहीं हूँ तो मैं किनारे हो जाऊँगा, अपने आप को नहीं बदलूँगा। पर ऐसी स्थिति का अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ कि लोगों के बीच में मेरे स्वभाव के कारण मैं स्वीकार्य नहीं हूँ। जी, तो ये बात तो माने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि सामाजिक स्वीकार्यता आपके परिवार की, इवन उससे पहले पूर्वजों की, वो तो रही, आपके साथ भी हुआ। आप लगातार आप इलेक्शन जीतते रहे। मार्जिन 2008 में जो कम था वो बाद में काफ़ी बढ़ा। इस बात से रिलेटेड एक बात जो आपने कहा कि स्वभाव आप नहीं बदलेंगे और ये आपका इंटेंशनल है, माने ये नहीं कि परिस्थिति हुई तो आप बदल गए, आप सोच समझ के आपने ये निर्णय लिया। लेकिन ये तो माने राजनीति में तो लोग श्रूड हो ही जाते हैं, समझौते करते करते आदमी, अगर मैं ये कहूँ कि धूर्त हो जाता है तो वो भी गलत नहीं होगा। तो पब्लिक आपके साथ थी लेकिन ऊपर तो कुछ तो गड़बड़ थी। सारी चीज़ सोच समझ के मेरा यही कहना है और वैसे ही मैं रहूँगा कि मैं तो जैसा हूँ, अपने आप से भी आत्मसंतोष भी है। मैं अपने साथ रिलैक्स रहता हूँ, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं अपने से होती है। अपना भी आदमी विश्लेषण करता ही है, तो मुझे अपने से तकलीफ़ नहीं होती। और मुझे नहीं लगता है कि लोगों के बीच में कोई ऐसी भाव, कई बार बोलते हैं लोग, मैं 2008 का ही उदाहरण बता रहा था, मेरे एक बहुत करीबी साथी हैं कि बाबा आपको राजनीति नहीं आती, जशपुर चलिए, वहाँ दिलीप सिंह जोदेव से ट्रेनिंग लीजिए। तो वही वाली बात है ना। दिलीप काका पिस्टल भी रखते थे, मोच भी रहता था, अग्रेसिव स्टाइल उनका राजनीति का भी था। आपके काका, हम लोग काका मैं उनको बोलता था। और उन्हें भी स्वीकारोक्ति मिली उनके अपने स्वभाव में। मुझे लगा मुझे भी स्वीकारोक्ति है अपने स्वभाव के अनुरूप। तो चेंज करने की जरूरत क्यों होनी चाहिए। मेरा लक्ष्य राजनीति नहीं है कि एन केन प्रकारेण मुझे राजनीति में सफल होना
ये मैं ना करता था, ना कर रहा हूँ, ना करूँगा। जी। मुझे करना है, अगर वैसे अवसर आते हैं कि पब्लिक लाइफ में लोग मेरे से कुछ उम्मीद रखते हैं कि भाई हमको सहयोग करो या किसी चीज़ में पहल करो, वो मैं करूँगा अपने स्वभाव के अनुरूप। वो मुझे चाहे इस स्थान तक पहुँचाए या इस स्थान तक पहुँचाए या किसी स्थान तक पहुँचाए। जी। जब 2023 के चुनाव में आप सिर्फ 94 मतों से हारे, और आप उससे हारे जो कभी आपका एक कार्यकर्ता हुआ करता था, खुद कांग्रेस से ही था, कांग्रेस से ही थे, राजेश अग्रवाल अब तो मंत्री हो गए हैं। तो सिर्फ 94 वोट से हारना, और आप उस इलेक्शन के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि वो इलेक्शन आप ही की पार्टी के लोगों ने आपको हरवाया था। अब 2 साल हो गया है, 2 साल होने जा रहा है उसको, बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन हो चुका होगा, और अब तो कारण समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया। जी, 94 वोट का अंतर इतना कम रहता है कि मैं चर्चा के लिए भी कहता हूं कि मैं 100 कारण गिना सकता हूं जो 100 वोट प्रभावित करते। जी। तो कई ऐसी बातें हैं, जी। और ये मैं कहने के लिए नहीं, मानता भी हूं कि सबसे पहली बात की मेरे से कमी हुई, मेरे में कमी रही। 94 वोट से अगर हारे हैं या हारे भी हैं, तो पहला कारण बाहर का कोई व्यक्ति नहीं, जी। कि अपने में वो क्षमता होनी चाहिए कि लोग आपको स्वीकार करें, बावजूद इसके कि लोग आपको हराने के लिए पहल कर रहे हैं, चाहे वो अपने बीच के हों चाहे बाहर के हों। जी। वो एक्सेप्टेबिलिटी मेरी नहीं थी, तब तो 94 वोट कम हो गए। जी। तो सबसे पहला काम वो, किन कारणों से मेरी एक्सेप्टेबिलिटी में कमी आई, वो फिर अलग विश्लेषण के कारण है। और जो मैंने बताया अभी कि मैं झटपट झटपट में 100 कारण बता सकता हूँ कि जी। जिन वजहों से ऐसा हुआ, तो आदमी ध्यान में रखता है, वो विश्लेषण करता है और करते ही रहता है जी। कि आगे कभी ऐसे परिस्थितियां बने किसी के साथ भी, जी। तो आदमी को सजग और तैयार रहना चाहिए। जी, आप हमेशा बहुत सजग रहते हैं। आपने अभी भी मेरे सवाल का वही डिप्लोमेटिक जवाब, जैसा कि मुझे उम्मीद था, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहूँगा। अभी की जो परिस्थितियाँ हैं, आज की छत्तीसगढ़ में जो परिस्थितियाँ, उसमें जब हम पत्रकार आपस में चर्चा करते हैं, तो ये चर्चा में बार बार ये एक, मैं तो उसको फैक्ट ही कहूँगा, ये निकल के आता है कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, विष्णुदेव साय की जो सरकार है, वो चुनाव नहीं जीत पाएगी। ये सुन करके कोई भी कांग्रेसी खुश होगा। मुझे लगता है कि आपको भी खुशी होगी अगर ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। तो मैं ये आपको खुश करके, आपके रादर कहूँ कि आपके कानों को खुश करके, मैं अपने लिए भी कुछ, अपने कानों को और जो पब्लिक है उसके कानों को खुश करने के लिए पूछना चाहता हूँ कि सच में 2.5 साल का कोई फॉर्मूला था क्या? एकदम मैं चाहता हूं कि आप, बहुत डिप्लोमेसी तो जी, ठीक है चलती रहती है, कई बार लोगों को सच सुनना, भीतर का सच भी अच्छा लगता है। उसमें देखिए, मैं भी जितना संभव हो सच ही बोलना चाहता हूँ, जी। लेकिन अभी भी राजनीति में हूँ तो जो हाई कमांड या हायरार्की की एक मर्यादा रहती है कि कुछ बातें हैं उसको सार्वजनिक नहीं करना। जी। पति पत्नी की बात हम सार्वजनिक नहीं करते, जी। एक सीमा तक ही सार्वजनिक करते हैं, एक सीमा के अंदर एक दायरे में उसको रखते हैं। जी। तो अलग परिवेश में और उसमें ले जाइए तो राजनीति की भी हायरार्की की जो बातें रहती हैं, सब चीज़ सार्वजनिक नहीं की जाती, नहीं करना चाहिए। उसकी एक मर्यादा होती है, जी। राजनीति में भी एक मर्यादा होती है जिसको मेंटेन करना। तो मेरे लिए वो बंधन है कि मैं खुल के कई चीज़ों को नहीं बोल सकता हूँ। ये बात मीडिया में लगातार बनी रही, जी। 2.5 साल का जहाँ तक है। और उसमें देखिए, ना तो हाईकमांड ने कभी ये कहा कि ऐसा था, ना ये कहा कि ऐसा नहीं था, जी। पर मीडिया में वो बात लगातार बनी रही। ये एक फैक्ट है। बल्कि पहला दिन जब दिल्ली में निर्णय हो रहे थे, उसी दिन एक मीडिया चैनल ने इस बात को चला दिया था। कहाँ से उनको क्या सोर्स मिला या क्या सोर्स नहीं मिला, भूपेश जी का नाम अनाउंस हुआ एज चीफ मिनिस्टर, और वो जो मीडिया में उस पहले ही दिन, यहाँ हम लोग के आने के पहले ही दिल्ली में चल गया, जी। वो लगातार चलता रहा। जी। तो कभी कोई समय आएगा, ऐसी परिस्थिति बनेगी तो उस बारे में भी
जरूर बात करूंगा, लेकिन अभी मर्यादा में बंधा हो। जी। अच्छा, बाबा चलिए, आपने बहुत विनम्रता से अपनी हार के बारे में तो स्वीकार कर लिया कि आप अपनी हार के कारण खुद थे, और शायद आप में ही कोई कमी रह गई होगी कि आप अंबिकापुर से चुनाव 94 वोटों से हार गए। लेकिन मुझे ये बताइए, मैं फिर से एक बार इस बात को अंडरलाइन करते हुए ये पूछना चाहता हूँ कि इलेक्शन हुए 20-22 महीने हो गए, आपने अपना कारण बता दिया कि आप क्यों हारे, कांग्रेस क्यों हारी? कई कारण हो जाते हैं। देखिए, हम लोग जीते कैसे। जी। 15 साल तक रमन सिंह जी की सरकार चल रही थी। जी। एक सौम्य सज्जन व्यक्तित्व के मुख्यमंत्री और व्यक्ति वो माने जाते रहे, आज भी माने जाते हैं। और 15 साल तक रहकर काम भी करने के अवसर मिलते हैं, काम भी हुए होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी सरकार रहे और काम ना हो। बजट रहता है, पैसे रहते हैं, काम तो होते ही हैं। फिर भी वो हारे। हम लोग की जीत के पीछे मेरा विश्लेषण है कि एक, हम लोगों ने पॉजिटिव चुनाव लड़ा जी। कि रमन सिंह की सरकार ऐसा कर रही है। उस समय भी बात उठी थी पीडीएस को और नागरिक आपूर्ति निगम को लेके कि छत्तीसगढ़ के 36,000 करोड़ का घोटाला, वो छत्तीसगढ़ से जोड़ के हम लोगों ने 36,000 उसको आंक बनाया था कि इतना इतना गड़बड़ी 1 महीने में होगा तो 1 साल में इतना होगा, 10 साल में इतना, 15 साल में इतना होगा। उसको वैसे करके जोड़ा था। तो उस पर हम लोग निर्भर नहीं थे कि बीजेपी की क्या कमियां आ रही हैं। अभी एक बात आपने वर्तमान सरकार के संदर्भ में भी पूछा कि उनका आकलन क्या है, लोग क्या आकलन कर रहे हैं। तो जीत के लिए मुझे भी ये लगता था कि हम क्या करके दे सकते हैं, इस बात पे चुनाव लड़ना चाहिए। दूसरा क्या नहीं कर पाया उस पे जीतना मेरी सोच में कोई जीत नहीं होती है जनप्रतिनिधित्व की। जी। जनप्रतिनिधित्व की जीत ये रहनी चाहिए कि आप क्या करेंगे, उन बातों को लोग स्वीकार करें। और ये एक ग्रुपिज्म को सीमित करते हुए, एकदम ही नियंत्रित करते हुए, कहीं कोई बात उस समय नहीं थी कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। मिल के हम लोगों ने काम किया और पॉजिटिव बातों को लेके हमने काम किया। 2023 का चुनाव आते आते कहीं ना कहीं परिस्थितियां, उनमें अंतर आया। सार्वजनिक तौर पे कभी कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी कि ग्रुपिज्म वैसा दिखे, लेकिन आम चर्चा में ये बात आ गई थी कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है। चल रहा। एक उसमें परिवर्तन आया। दूसरा, कार्यकर्ताओं में एक ये भावना थी कई जगह कि हमारी उतनी नहीं सुनी जा पाई। जो प्रशासन था वो हावी हो गया था। और कुछ लोगों की बात लेते थे। मान लीजिए अगर मैं मंत्री हूं तो मंत्री की बात ले ली, जी। लेकिन मेरे साथ के जो लोग हैं जिन्होंने मुझे विधायक और मंत्री बनाया, प्रशासन मेरी तक सीमित होके हमने तो सुन लिया, जी। मंत्री की बात सुन ली, कांग्रेस का मंत्री है, हमने कांग्रेस की बात सुन ली। तो वो जो परिस्थिति बनी, मुझे लगता है कि उसका हमको काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि हमने अपने ही लोगों की स्वीकारोक्ता उनके गांव के मतदाताओं के बीच में कम होने दी। जी। हम भाप नहीं पाए उस बात को। जी। काम हो रहे थे, अच्छे काम भी हो रहे थे। किसानों को 2,500 रुपये न्यूनतम धान की कीमत की बात थी, वो दे रहे थे, वो भी क्रॉस हो गया था, 2,500 से ज़्यादा मिलने लग गया था। कर्जा माफ़ी की बात थी, वो भी हो गया था। बिजली बिल हाफ की बात थी, वो भी हो गया था। अंत्योदय अपने स्कूलों का जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की बात थी, वो भी बहुत अच्छी स्कीम साबित हुई और लोगों ने उसको भी किया। किसानों के लिए किया, जो बेरोज़गार थे उनके लिए किया, बेरोज़गारी भत्ता को लागू किया, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए स्टाइपेंड, मैंने बहुत सारे काम भी सरकार ने किए थे। और उनकी डिलीवरी, मान लीजिए गांव में किसी पोलिंग बूथ में व्यक्ति है, कांग्रेस का साथी है, और लोगों को लग रहा है कि अधिकारी तो इसकी उतनी नहीं सुन रहा, जी। तो ये नहीं कि वो कांग्रेस से बगावत कभी करेगा, जी। वो कांग्रेस के ही काम के लिए ही काम करेगा। लेकिन लोग कहेंगे कि इसका तो उतना चलता नहीं है, तो 10-20 वोट 50 वोट एक पोलिंग में तो फर्क पड़ सकता है। तो शायद ये हम लोग भाप नहीं पाए कि काम, जो अच्छे अच्छे काम भी हो रहे हैं, जी। हर काम नहीं होता,
नहीं हो पाता, कई चीज़ नहीं हो पाती, लेकिन जो हो पाया उसके सामने ये आकलन कि ऐसा भी कुछ हो गया है इस बीच में, एक बड़ा कारण मुझे लगता है कि ये भी बना। जी, इससे मेरा भी मतलब जो अपनी बहुत सीमित मेरी जो राजनीतिक समझ है, ये चीज़ तो हम लोगों को भी समझ में आ गई थी। आप तो बहुत किसी बूथ स्तर के पदाधिकारी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमको भी इस बात का एहसास था कि विधायकों तक की नहीं सुनी जा रही है, और हर किसी को, क्योंकि सीएम हाउस का या मंत्रियों तक का एक्सेस तो होता नहीं है, तो जो वोटर था वो अपने विधायक तक पहुंचता था, लेकिन विधायक का एक जवाब होता था कि इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने मतलब एक तरह से तो बगावत ही थी कि आपने एक विभाग ही छोड़ दिया अपना, लेकिन दूसरा विभाग आपने अपने पास रखा। माने आप चाहते तो मंत्री पद से ही इस्तीफा दे सकते थे पूरी तरह से, लेकिन एक विभाग आपने छोड़ दिया, एक विभाग आपने रखा अपने पास। इसमें मंत्री के रूप में मैंने ये महसूस किया था कि बहुत ज़्यादा मेरे विभागों में कोई वैसा इंटरफेरेंस नहीं है और हम लोग काम कर पा रहे हैं। जैसा कभी कभी होता है कि राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसा है कि मंत्री काम ही नहीं कर पा रहे, मैंने ऐसा मैं बाकियों के लिए नहीं कुछ कह सकता, ना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ रहा होगा। और उन परिस्थितियों में कई बातें चल रही थी उस समय भी, ये 2.5 साल वाली बात भी थी, अन्य बातें भी थी। मंत्री की जवाबदारी जब मंत्री बनने की बात आई थी तो भूपेश जी ने शायद सबसे पहले मुझे ही बुलाया था विभागों के लिए, जब बात चल रही थी कि कौन से विभाग आप रखना चाहेंगे। मैंने, मेरी रुचि का था, मैंने फाइनेंस के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि ये तो महाराज इसमें सीएम के साथ रहता है। मैं कहा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, आप बाकी को जो विभाग आपकी जी रुचि है, इच्छा है, होम ये वो, मैंने अपने हिसाब से सुझाव दिए और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। जी और पंचायत और स्वास्थ्य शिक्षा, जीएसटी, ये विभाग उन्होंने दिए। अब मुझे डिलीवर भी करना है। अगर जवाबदारी है तो जी मंत्री केवल एक ही स्थान नहीं कि उसके पर्क्स वगैरह हो गए या एक नाम मंत्री का जुड़ गया इत्यादि। तो पंचायत विभाग में काफ़ी पहल करने के बाद भी जो प्रधानमंत्री आवास या कुछ और भी परिस्थितियां उस समय बनी, मैं अभी उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, जी मुझे लगा कि यहाँ अब मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ और इसका नुकसान होगा। और मैं अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो यहाँ मुझे स्वास्थ्य में ऐसा नहीं लग रहा था, मुझे जीएसटी में ऐसा नहीं लग रहा था। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती थी, डेट आते थे, मैं मुख्यमंत्री जी को जानकारी देता था कि आप जाना चाहेंगे क्या, एज सीएम एंड फाइनेंस मिनिस्टर उनका बनता था जाने का। तो वो कहते थे कि नहीं आप ही जाओ, और हमेशा उनने मेरे को ही जाने के लिए कहा। कुछ बात जैसे रहती थी, कोई बिंदु हो जो उठाना हो, आदमी अपना सोचता है लेकिन उनके तरफ से कैसा है, तो ये ऐसा करके तो कहीं किसी दूसरे विभाग में डिलीवरी को लेके मुझे दिक्कत नहीं लग रही थी। जी पंचायत विभाग में जब मुझे लगा कि यहाँ डिलीवरी अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मैंने अपने आप को उसमें पीछे किया। अगर वो बगावत होती, जिसे बगावत उस नाते कहा जाता है, जी राजनीतिक बगावत होती तो सभी चीज़ छोड़ने का था। जी मेरा आकलन था कि इस विभाग में मैं अब डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, यानी काफ़ी समय हो गया था और ये फंड उसके लिए हम लोग अवेलेबल नहीं करा पा रहे थे, जो भी हमारी कमिटमेंट्स थी, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स थी, जी क्योंकि राज के बजट से तो पैसा मिलता नहीं। इसका तो रमन सिंह जी के समय से ये हो गया था कि लोन लेना है प्रधानमंत्री आवास के लिए, तो लोन लेने की स्थिति में हम प्रधानमंत्री आवास के लिए अपने आप को अगर लगातार नहीं पा रहे हैं, और एक ये संवेदनशील बात थी, जिनके पास घर नहीं है उनको घर देने की, और मैं उसको नहीं कर पा रहा, जी तो मैंने अपने आप को पीछे कर लिया था। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, अडानी, कोयला और छत्तीसगढ़, ये सब इतने इंटरमिंगल हो गए हैं अभी कि मैंने, अगर छत्तीसगढ़ की बात तो आप करेंगे तो आपको अडानी की बात करनी ही होगी। राहुल गांधी जी आप ही के इलाके में, मेरे ख्याल से आप ही की विधानसभा में आए थे और उन्होंने कहा कि ये खदानों का विरोध किया अडानी को देने का, लेकिन सारी परमिशंस
अब तो खास तौर पे ये लग रहे हैं कि वो आप लोग जब शासन में थे तो उनको बहुत सारी परमिशंस उसी समय दी गई। अब आप लोग विपक्ष में हैं तो अब आप लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने ये किया वो किया, और भारतीय जनता पार्टी का आरोप ये है कि सब कुछ तो आपके समय में हुआ। जो कोयला खदानों का सिलसिला और अदानी का नाम जुड़ने की जो बात है, सरगुजा अंचल, क्योंकि वहीं पर वो कोयला खदान का भी फिलहाल तो वहीं काम कर रहे हैं, रायगढ़ में भी चालू कर रहे हैं। जब उनका प्रवेश हुआ तो खदान उनको नहीं मिली। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। जी, तो अलग अलग पार्टियों की समूहों की सरकारें राज्य में और केंद्र में थी। यहाँ से प्रस्ताव गया, वहाँ से स्वीकृति मिली, ये कोयला खदान मंजूर हुआ। राजस्थान विद्युत बोर्ड जो उनका है और छत्तीसगढ़ माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इनका एक जेवी बना होगा और वो जेवी को माइन मिली। जी और लक्ष्य ये था कि वहाँ के पावर प्लांट के लिए कोयला चाहिए, तो ये कोयला उनके पावर प्लांट को जाएगा। उन्हें टेंडर निकाले और एमडीओ के रूप में अदानी सफल बिडर रहे, अदानी का प्रवेश हो गया। और उस समय से लगातार जो माइनिंग की बात आती है, अदानी को लेके बात आने लग गई। और राजस्थान विद्युत बोर्ड, छत्तीसगढ़ माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो जिनको ये माइन अलॉट हुई, उनका नाम कभी नहीं आया। जी तो केंद्र बिंदु बन गए अदानी। अदानी। तो प्लस माइनस जो भी होने लगा वो कि तो अदानी की माइन है, अदानी। जी अदानी तो ठेकेदार था, जी अभी भी हाँ, ठेकेदार, एमडीओ के तहत उसको अभी तो आवंटित है, एमडीओ तो के है तहत तो। उनको काम जी मिल रहा है। ये काम चालू हुआ रमन सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में। जी कांग्रेस विपक्ष में रही होगी और केंद्र की सरकार में भी थी और मंजूरी मिली, जी काम चालू हुआ। फिर आया सिलसिला उस दरमियान कि माइनिंग कहाँ तक जानी चाहिए। जी और कांग्रेस की ही केंद्र की सरकार के समय अंतिम, मुझे जहाँ तक याद आता है, आगे पीछे नीतियाँ बनी, लेकिन अंतिम जो नीति बनी वो नो गो एरिया की नीति बनी कि इसके आगे नहीं, एक लक्ष्मण रेखा जी कि इसके आगे नहीं जाना, कि एक जो खदान दे दी गई या जो चल रही है या अगर कोई विचार में भी है तो ये फलानी लाइन अब हो गई, इसके आगे नहीं जाना, नो गो एरिया। सरकार केंद्र में बदल गई, एनडीए की सरकार आई और एनडीए की सरकार आते साथ उन्होंने नो गो एरिया को त्याग के जी उन्होंने क्राउन कवर इंट्रोड्यूस कर दिया। एक लक्ष्मण रेखा खींच गई कि इस ये कमरे के बाहर अब आपको बाहर नहीं जाना। जी अब उन्होंने कहा नहीं, जहां क्राउन कवर यानी पेड़ों के जो छाया पड़ेगी जी जमीन पे, उसका घनत्व इतने से कम या इतने से ज्यादा होगा तो वहां खदान खोली जा सकती है। माने कमी अपन माने कि इस सीमा के अंदर अगर होगा तो फिर ये कमरे का दायरा खत्म हो गया। जी जो लक्ष्मण रेखा खींची थी यूपीए की सरकार के समय, जी वो मिटा दी गई और अब कहीं भी दिया जा सकता है, कहीं भी दिया जा सकता है जहां कोयला हो और क्राउन कवर फलाने पैमाइश का हो। ये जब नीति आई तो माइनिंग के लिए संभावनाएं, जो लोग माइनिंग में इच्छुक रहते हैं, चाहे वो राष्ट्र की आवश्यकता के रूप में मानिए या ठेकेदारों को अवसर काम करके पैसा कमाने की स्थिति को मानिए, तो ये स्थिति और खदानों की तरफ बढ़ गई। खदान अलॉट हुए, टेंडर हुए और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने सारे आवंटन रद्द कर दिए। जी टेंडर भी हो चुके थे, हम आपको भी मालूम है, हम लोग भी जान रहे हैं उसको। और उसके बाद केंद्र सरकार ने फिर से माइनों को चिन्हांकित किया, जी माइंस को चिन्हांकित किया और उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये नए कोयल खदान के माइंस होंगे, कि ये राइट हमारे पास है, देश का ये संसाधन है, तो कहाँ पर कोयला खदान होंगे, ABCD 1 2 3 4 वो नंबरिंग उनकी है। वहाँ की जो बात है शायद 15 16 17 या 16 17 18 नंबर की वो माइंस थी पुरानी जो चल रही थी, और अगल बगल के दोनों। यहाँ उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये माइंस होंगे। राज्य सरकार के पास आया होगा सहमति के लिए और हुआ होगा कि राज्य सरकार ने भी सहमति दी, कैबिनेट के माध्यम से इत्यादि सहमति दे दी। जी
फिर आंदोलन चला लोगों के बीच से, समाज सेवी संस्थाएं, एनजीओज इत्यादि ये बीच में आए, लोगों के बीच में से भी बात उठी कि हम नहीं देना चाहते, हम अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते। तो ग्राम सभा और फर्जी ग्राम सभा इत्यादि, फिर और लोगों का प्रवेश और बायोडाइवर्सिटी प्रभावित हो जाएगी, पर्यावरण पे प्रभाव पड़ेगा, जो हसदो बांगो बांध है उसमें पानी की कमी पड़ सकती है इत्यादि, यानी ये सारी बातें फिर ये होने के बाद में जी ये सारी बातें उठने लगी। और इनकी बात ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी लोग ले गए, और ग्रीन ट्रिब्यूनल में जब लोग गए तो उन्होंने इसको रेफर कर दिया देहरादून की जो फॉरेस्ट रिसर्च से एक सेंटर है और WII को, कि इस पे आप टिप्पणी अपनी दीजिए कि ये खोला जाना चाहिए कि नहीं खोला जाना चाहिए। जी तो देहरादून की जो संस्था है उसने अपनी एक रिपोर्ट बना के दी कि ये ठीक नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा, लेकिन ऐसे में किया जा सकता है। और WII ने जो है उसमें उन्होंने कहा कि ये करना उचित नहीं होगा, और ये जो पुरानी खदान चल रही है इसके आगे वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी इत्यादि इत्यादि उसको जो हानि होगी उसको देख के खदान नहीं खुलनी चाहिए। ये स्वयं राजस्थान विद्युत बोर्ड ने जो कोर्ट में जवाब दिया उसमें ये कोर्ट करके दिया, और कारण ये बता दिया कि WII ने मना थोड़ा ना किया, उनने आदेश नहीं पारित किया, तो वो तो आदेश पारित ही नहीं कर सकते, वो तो एक एडवाइजरी कमेटी है। तो उनने सब सुझाव दिया कि इसके बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको नहीं अपनाते हुए इनको अनुमति दे दी गई। कांग्रेस की सरकारों की जो बात आती है, जब ये आंदोलन चलता रहा, जो NGOs इत्यादि हैं ये अपना आंदोलन चला रहे थे, हम लोग जो जनप्रतिनिधि वहाँ के थे, हम लोग को पृथक करके, हम लोग की कोई भागीदारी उन्हें चाही भी नहीं थी, ना कभी कोई चर्चा ऐसी हुई। आज मैं और आप बैठे हैं, बात हो रहे हैं, वैसी बात होती थी, लेकिन कहीं कोई आंदोलन का हिस्सा हम लोग भी बने या हम लोग भी उसका हिस्सा हैं, ऐसी कभी बात भी नहीं आई। तो चलता था, उन लोग अपना सोच के हिसाब से काम करते थे। तो मुझे, और मैं जाता भी नहीं कहीं, ये मेरी सोच और मेरा स्वभाव भी है कि जब तक कोई बुलाता नहीं है तो आपको, मुझे दूसरी भाषा में टांग अड़ाने वाली मेरी सोच नहीं है। तो कहीं कोई बुलाए तब आपको जाना चाहिए, ये मेरी सोच है, मैं वैसे ही काम करता हूँ। तो 94वें दिन जब उनके आंदोलन का था तो मेरे पास संदेश आया कि हम चाहते हैं कि इस 94 वाले दिन में आप भी आए। मैं गया, बात हुई, और अगले ही दिन मुख्यमंत्री जी ने, भूपेश बघेल जी ने ट्वीट करके भी ये कहा कि पेड़ क्या, एक भी डगाल नहीं कटेगी। उसके बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से छत्तीसगढ़ शासन के कंजर्वेटर फॉरेस्ट सरगुजा भी और चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ भी, इनके तरफ से पत्र केंद्र सरकार तक गए, यहाँ से रायपुर, रायपुर से दिल्ली, कि ये काम नहीं अभी आगे नहीं ले जाना जी। ये हमारा पत्र आपकी तरफ है। उनके सचिव को पत्र उन्होंने लिखा, और उसके बाद छत्तीसगढ़ की विधानसभा में ये बात आया। मेरे ख्याल से धर्मजीत सिंह जी ने इस बात को उठाया था, और सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव विधानसभा से पारित हुआ कि यहाँ काम नहीं होगा, पेड़ कटाई का नहीं होना, कोयला खदान का नहीं होना। तो ये कांग्रेस कार्यकाल में ये सारा हुआ, ये प्रस्ताव दिल्ली भेजा गया, और केंद्र सरकार का जो दृष्टिकोण है वो ये है, अभी भी यही है, कि वो तो प्रस्ताव है, कोई बाध्यता तो है नहीं। तो इतनी सारी चीज़ों को केंद्र सरकार ने ओवरराइड करके उसके आगे जाके उनका संकल्प दृढ़ था कि हाँ कोयला खदान खोलना है। तो उस दबाव में आज भी कोयला खदान को खोलने का और आगे बढ़ने का काम चल रहा है। तो किसने क्या किया, क्योंकि आपने पूछा, मुझे लगा कि एक ये अवसर है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, बहुत डिटेल्स इसमें होंगी। कोर्ट में गए, राज्य सरकार कोर्ट भी उस समय गई, कोर्ट में भी आगे नहीं करने की दलील कोर्ट में की। ये शुरू में केंद्र सरकार ने जब नोटिफाई कर दिया तो उस समय बात आई होगी, लेकिन फिर लेमरू एलिफेंट रिजर्व बना, लेमरू एलिफेंट रिजर्व के उसका भी कुछ विरोध हुआ। उस क्षेत्र के उदयपुर ब्लॉक के लोगों ने कहा ये तो पूरा हमारा शहर वगैरह सबको लेमरू अभयारण्य में ले रहे हैं, तो उनको डर था कि हमारी ज़मीन का क्या होगा।
फिर हम किसी को बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे। जी तो नहीं, सारा का सारा इलाका लेमरू में नहीं जाना, पर लेमरू अभयारण्य का चिन्हांकन हुआ और फिर उसके दायरे और उसके 10 किलोमीटर और ये और वो। तो ये जो वर्तमान खदान है वो 3.625 किलोमीटर पे कहाँ से? लेमरू लेमरू अभयारण्य जो की सीमा वाइल्ड से। लाइफ। जी अच्छा। ये अभी जो आज डीएफओ साहब ने अपना प्रमाण पत्र जारी किया है, जी। एक ही तिथि पे 6वें महीने में 2 प्रमाण पत्र है। ओह तो एक प्रमाण पत्र में चार एक लाइन नहीं होंगे, दूसरे प्रमाण पत्र में 12-15 लाइनें हैं, उसमें खुद उनने उल्लेख किया है। तो ये तो रामगढ़ पहाड़ को लेकर भी यही इशू है ये issue कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि उसका डिस्टेंस जो है वो गलत तरीके से नापा गया है। गलत तरीके से मतलब नापा। पॉइंट ए से पॉइंट बी को नापा जाना चाहिए था, लेकिन वो ए से किसी तीसरे पॉइंट को नाप दिया गया है। वो KX3 के नाम से जी। वो खदान की बिंदु है, जी। जो प्रचलन में जो खदान है और जो नया प्रस्तावित खदान है जी उसका जॉइनिंग पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है इसको नक्शे में उन्होंने जी KX केते एक्सटेंशन जी बिंदु क्रमांक 3 लिखा है। जी और उस बिंदु से उन्होंने जो नाप करके दूरी दर्शाई है जी 10.9 किलोमीटर की, जी कि ये 10 किलोमीटर के अंदर है कि नहीं। उन्होंने सवाल पूछा और उसके जवाब में कहा कि ये 10.9 9 किलोमीटर है। किलोमीटर है, लेकिन वो भी शायद सीता बेंगरा से सीता नापा है, बेंगरा- जबकि पहाड़ तो बीच में है, तो वहां से आप नापेंगे तो वो 8.1 पहाड़ की शुरुआत है जी। और 9 जी मेरे ख्याल से 1.8 या कैसे जी के आसपास राम जी का, सीता जी, लक्ष्मण जी का जी मंदिर है। जी। और उनका प्रश्न स्वयं वही है जी कि क्या यहाँ पर ऐसे कोई स्थान है, हम्म और उसमें वो ना लेके उन्होंने दूर वाले स्थान को जी। नाप के बता दिया कि 10 किलोमीटर से बाहर ये है। तो ये जी चीजें हैं। अच्छा। एक ये सवाल मैं कोई भी अगर कोई जिम्मेदार नेता अगर मेरे सामने आता है तो मैं हर किसी से पूछता हूँ, खनन को लेकर के आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है? सवाल मैं जिस कारण से पूछता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि सब लोग कहते हैं कि विकास तो ज़रूरी है, विकास नहीं होगा तो कुछ काम नहीं हो सकता। विकास ज़रूरी है, खनन हो, कोयला निकाला जाए, लोहा निकाला जाए, लेकिन उससे विकास किसका हो रहा है और उसकी कीमत कौन चुका रहा है? कीमत विकास के जो सहूलियतें विकास से आती हैं वो तो शहर में रहने वाले लोग लेते हैं, उद्योगपति लेते हैं और बड़े लोग लेते हैं, लेकिन आदिवासी अपनी ज़मीन से उखड़ जाता है एक तरीके से और उसके बाद कुछ नहीं रहता। उसको जो थोड़ा बहुत मुआवजा मिलता है वो 1 साल 2 साल, नकदी तो बहुत दिन किसी के काम आती नहीं है। तो आप ये खनन और विकास को लेकर के आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट में अगर काले सफेद में आप लेते हैं, जी खनन हो खनन ना हो, जी यानी खनन हो ही ना, जी एक छोर पे जी ये बात आएगी कि कोई खनन नहीं होना चाहिए। जी तो जो खनिज पदार्थ है उसकी आवश्यकता यदि उद्योग में और उसके आगे समाज के काम में, फिर देश के निर्माण की भी बात होती है, अगर उसकी आवश्यकता होती है तो नहीं करना है। आपको वो धातु चाहिए तो आप किसी दूसरे देश से मंगाइए, वहाँ की खनन हो। यानी हम लोग देश की बात कर रहे हैं, जी मानव समाज के लिए अभी जनरल चर्चा नहीं कर रहे। उस सीमा में अगर करें ठीक तो है आप बाहर से मंगाइए। जी तो एक, क्या ये संभव है? दूसरा, अगर संभव नहीं है तो आपको वो उद्योग लगाना कि नहीं लगाना, उस वस्तु के उत्पादन के लिए जिसकी आवश्यकता कहीं है। आपको रेल लाइन बिछानी है, तो रेल लाइन बिछाने के लिए एक प्रकार का आपको लोहा चाहिए, वो लोहा बनाने के लिए आपको खनिज चाहिए, वो खनिज के लिए आपको कहीं ना कहीं खनन करना होगा। पड़ेगा। जी तो खनन करना कि नहीं, कि ये लोहा आपको विदेश से मंगाना, कहीं और खनन हो रहा हो उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है अपने को मतलब नहीं, हमारा लोहा यहाँ से आ जाए। तो क्या ये संभव है? अगर नहीं है तो विकल्प क्या है कि हम रेल लाइन बिछाएंगे ही नहीं, जी खनन नहीं करेंगे, जी उसका उत्पादन नहीं करेंगे उस वस्तु का। जी तो ये सारी चीज़ में एक्सपेंड कर दीजिए, जो भी वस्तुएं बनती हैं, जिस चीज़ के लिए भी बनती हैं। जी हम जिस बिल्डिंग के नीचे बैठे हैं उसमें भी छड़ लगा है, जी छड़ भी उसी धातु से बना है, तो हमको नहीं चाहिए। जी हम टाइल्स का भी लगा सकते हैं, फिर लकड़ी की बात आएगी, उसमें अभी तो खनन की ही बात है, तो हमको नहीं चाहिए। जी हम दूसरी किस्म की चीज़ें जी का उपयोग करेंगे। जी एक काले सफ़ेद में एक छोर पे अपन यहाँ पर आ गए, दूसरे में है कि नहीं
बनाना तो है। आप नीतिगत तौर पे अगर ये कहते हैं कि हमको बनाना तो है, ये धातु, ये वस्तु हमको जी हमको चाहिए, जो खनन के माध्यम से ही खनिज पदार्थ के फिर औद्योगिक उपयोग में लाने के बाद फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, जो इस्तेमाल समाज में होगा। वो जी हर जगह उसका असर पड़ सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके बीच में फिर आप नीति बनाते हैं कि अब कैसे करना, कि अगर खनिज है कहीं पर, कहाँ पर है वो, जिसको हम लोग अब जंगल से हटा के कहें मैदानी इलाके में, जी तो वहाँ भी रहने वाले हैं, वो चाहे आदिवासी हों चाहे गैर आदिवासी हों, हैं तो मानव, तो मानव प्रभावित होंगे। उनका आपको रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा। जी अगर वहाँ से उनकी ज़मीन और जहाँ उनके घर भी हैं, उनकी खेती है, पूरा हटा के आपको कहीं और उनको बसाना पड़ेगा, ताकि आप उस खनिज का उपयोग कर सकें। करना कि नहीं करना, खनन करना, लोग प्रभावित होंगे। अब लोग प्रभावित होंगे तब क्या करना है, इनकी भी देखभाल करनी है। ये भी तो देश जी हैं, ये भी तो समाज है, ये भी तो नागरिक हैं जिसके लिए हमको जी पदार्थ बनाना है। रेलवे लाइन लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए, देश के नागरिकों के लिए। वही चीज़ वहाँ, अब वो हट रहे हैं तो वो भी तो देश के नागरिक हैं। नहीं हम 10 के लिए करेंगे, 2 जाए जहाँ भी जाए, हमको मतलब नहीं, ये सरकार नहीं कर सकती। तो उनका भी आपको ध्यान पहले रखना है कि पुनर्वास उनका हो, उसके पहले आप उनके लिए विकल्प बनाइए, फिर अपना खनन का काम चालू करिए। इसमें फिर खनन किसके माध्यम से करेंगे, क्या सरकारें ही करेंगी और उनके उपक्रम करेंगे, या प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी आप रास्ता खोलेंगे? तो सरकार के अगर संसाधन सीमित हैं, उनका दायरा सीमित है खनन करने का, सरकार करेगी तो एक दायित्व हो गया जी कि ये सरकार है, सरकार कर रही है तो पब्लिक का भी देखो। अब निजी क्षेत्र को आप ले आए कि निजी क्षेत्र भी इसमें आएगा और खनन हो रहा है, तो उनकी प्राथमिकता क्या है, प्रॉफिट। जी सरकार करेगी तो हाँ, मतलब थोड़ा तो सामाजिक पब्लिक वेलफेयर भी। वेलफेयर जी को पूरा ध्यान में रख के ही बंद के करना पड़ेगा। प्राइवेट प्लेयर को अगर आप लाए जी तो बाध्य नहीं है उस प्राथमिकता से जो सरकार की होती है। उनका काम ये है कि आपने हमको काम करने का मौका दिया, हमको आपने कॉन्ट्रैक्टर बनाया, कॉन्ट्रैक्टर हम तभी बन के काम कर रहे हैं कि अगर हमको भी इसमें प्रॉफिट होगा तो हम काम करेंगे। अब ये जब प्रॉफिट मोटिव आता है, इस प्रॉफिट मोटिव को पाने के लिए अगर आप कोने काटने लगिए, हमको तो किसी तरह से भी माइन मिल जाए, पब्लिक गुड तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, हम तो ठेकेदार हैं, तो उस लाभ को पाने के लिए अब वस्तु प्राथमिकता नहीं है, जी अब लाभ प्राथमिकता हो गई। जी यहाँ से जो विकृतियाँ चालू होती हैं उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। जो सरकारें हैं कि अब ये जो प्राइवेट फैक्टर आ गया, प्राइवेट फैक्टर अपने लाभ को लेके अगर पुश करेगा माइनिंग को लेके, बाकी चीज़ें पीछे हो जाएं और प्राथमिकता उनकी अगर हावी हो जाए कि देश हित में ये काम कर रहे हैं, वो बात नहीं आएगी कि अपने प्रॉफिट का मोटिव उनका प्राथमिकता होगा। कंपनी होगी तो शेयर होल्डर्स के प्रति, इंडिविजुअल्स होंगे तो अपने प्रति। तो इसके बीच में सरकारों को नीतियां बना के सुनिश्चित करना होगा कि सबके, यानी नागरिक, सबके हितों की रक्षा सुरक्षा करके ही काम बढ़े। फिर दूसरी बातें आ जाएंगी, पर्यावरण को नाश इत्यादि इत्यादि, उसके असेसमेंट्स हैं, तो इनके असेसमेंट्स को कहीं ये सारी बातें तो प्रभावित नहीं कर दे रही हैं। जी सरकार की मंशा कि हमको धातु चाहिए, तो हमको तो धातु चाहिए, धातु प्राथमिकता हो गई, नागरिक नहीं। भटक गई सरकार कि सरकार की पहली प्राथमिकता है नागरिक, और अगर सरकार की पहली प्राथमिकता बन जाएगी धातु और उसको हम उड़ा देंगे आवरण देश हित का, जी तो देश हित के सामने भावना आ गई, तो भावना के सामने जो वहाँ के रहने वाले हैं, चाहे वो जी किसी भी वर्ग के नागरिक हों, आदिवासी समाज के हो, भी हों, और सामान्य। कई जगह जहाँ ये इश्यूज आ रहे हैं, जी वो ज़्यादा इश्यूज प्रमुखता वहीं लेते हैं जहाँ आदिवासी बसते हैं, और संयोग से आदिवासी ज़्यादा वहीं बसते हैं जहाँ जंगल हैं। तो ये फिर इश्यूज पर्यावरण के साथ भी जुड़ने लगते हैं। लोग उस नाते भी अपनी प्राथमिकताएं सामने रखने लगते हैं कि पर्यावरण, वो भी नागरिक की बात नहीं कर रहे हैं, वो पर्यावरण की। पर्यावरण की बात कर रहे हैं। तो ये जब
बड़े पैमाने पे समाज में आप देश के स्तर पे, राज्य के स्तर पे काम कर रहे हैं, तो ये संतुलन बनाना जो 100 में 100 बार जन के हित का हो, वो सरकारों को करना चाहिए। जी। ये बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है सर कि इस पे, क्योंकि इसमें बहुत सारी इतने चीज़ें, पहलू हैं बहुत सारी इसके। जैसे सबसे पहली बात जब वो आती है कि कहीं भी खनन होता है तो रिहेबिलिटेशन का, और मैं ये पब्लिक डोमेन में है, कोई छिपी हुई बात नहीं है कि जैसे एनएमडीसी जो है वो बस्तर में काम कर रही है, पिछले 60 साल से अधिक सालों से वो काम कर रही है, लेकिन ठीक जो माइंस है उसके नीचे के जो गांव हैं, आज भी वहाँ आज़ादी के इतने सालों के बाद भी आज भी वहाँ पीने का पानी नहीं है। धमतरी में जो डैम बना था उसके लोग पिछले 55 साल से अधिक समय से उनका अभी तक उनको ना कोई मुआवजा मिला है, ना उनको कहीं विस्थापित किया गया है। वो पिछले 55 साल से अधिक समय से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो खैर ये अपना हैं बातें। जी। मैं सब मेरा बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन जल्दी जल्दी एक प्रश्न ये पूछ रहा हूँ। हमारी बातचीत में हम लोगों ने जिक्र किया कि अभी की जो सरकार है वो अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो शायद वो ना रहे, सत्ता बदल जाए। तो हम लोगों ने तो अपने इवैल्यूएशन है, आपके इवैल्यूएशन क्या है? आपने कैसे ये दावा किया कि ये सरकार चली जाएगी? अभी की जो विष्णुदेव की सरकार को लेकर के उसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं आप? मैंने किन दावा नहीं किया जी लेकिन इवैल्यूएशन की जो बात आपने की, जी वो लोगों से जो फीडबैक मिलता है जी उसके आधार पे हम लोग का रहता है जी, कुछ कि स्पेसिफिक पॉइंट वाइज बता सकते लोग हैं सर, कहाँ लोग कहाँ? संतुष्ट नहीं है। जी उनको लग नहीं रहा है कि हमारे हित में अब काम हो रहा है। आप चालू करें तो बातें चालू हुई लॉ एंड ऑर्डर से। जी लोग मवेशी लेके जा रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई। मेरे ख्याल से संबलपुर रोड तरफ का कोई घटना था, जी, बलौदा बाजार महासमुंद की की तरफ वो लिंचिंग जो कर दिया था वो पुल के ऊपर। लिंचिंग पुल जी वाली जो बात जी आई जी थी, हम लोगों ने उसमें देखा। फिर बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का बलौदा बाजार में शुरुआती दिनों की बात है। फिर उसके बाद कवर्धा में बड़ा मुद्दा आ गया, वहाँ घर जलाना, मारना, ये वो। रायपुर में आए दिन कहीं चाकूबाजी हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं इसको मार दिया, महिलाओं को लेके। तो ये जो वातावरण बनने लगा, एक ये बनने लगा कि सरकार के कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं। कोई भी सरकार रहेगी, कोई घटना ही ना हो, ये असंभव है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सरकार की वैसी पहुंच ना होती है, ना हो सकती है कि एक एक आदमी उनके नियंत्रण में रहे कि वो सुबह उठेंगे तो क्या करेंगे, दिन में क्या करेंगे। नहीं होता। मानव प्रवृत्तियां हैं, विकृतियां रहती हैं, घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन रिस्पांस जो सरकार का होना चाहिए वो ऐसा नहीं दिखा कि वो स्थिति को नियंत्रण रखने में। कई केसेस हैं जो सॉल्व भी हुए, कई केसेस हैं उसमें पर परसेप्शन जो बनता है कि ये नहीं सक रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ से चालू हुआ। फिर समय देना है, हनीमून पीरियड पहले 100 दिन निकलने दीजिए। मैंने भी आप साथियों ने कभी पूछा, मैंने कहा कि 1 साल तक मैं नहीं बोलूँगा, 1 साल के बाद बोलूँगा। उनको काम करने का मौका भी दें, फिर तो बोलें, जी नहीं तो आलोचना करने के लिए आलोचना करने वाली बात हो जाएगी। जी तो अब जब करीब 21-22 महीने सरकार को होने को आ रहे हैं, अब जो बातें उठ रही हैं, ये उठ रही हैं कि काम ही नहीं हो रहे हैं। जी लोग कहते हैं, और छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से बात आती है कि हमारा तो 1 साल से ज़्यादा का पुराना पेमेंट है, वो हो ही नहीं रहा, पुराने कामों का। जी नए काम चालू होने की बात तो छोड़िए, पुराने की पेमेंट नहीं हो रहा है। जो रोडों इत्यादि की परिस्थितियां हैं वो दिख रही हैं कि जर्जर अगर हैं तो सुधार होते हुए नहीं दिख रहा है। पंचायत हैं तो वो कह रहे हैं हमको हमारे पास अब फंड्स नहीं आ रहे हैं, मनरेगा में काम ही नहीं हो रहे हैं, मनरेगा के फंड्स डाइवर्ट हो गए, लगभग मनरेगा बंद सा पड़ा हुआ है। अलग से हमको कोई फंड पहले जैसे आते थे, हमारे पास फंड्स नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए तो रिस्पांस उसी प्रकार का है कि व्यवस्था में सुधार नहीं आया है, बल्कि गिरावट की तरफ हम गए हैं। उस क्षेत्र में काम करने की बात, अगर आप रायपुर के ही उदाहरण को देखिए तो जो 750 बिस्तर का अस्पताल जिसके लिए बजट में उन्हें इंक्लूड भी किया, आने वाले बजट में भूपेश बघेल जी ने उसका शिलान्यास किया था, आज 20 महीने हो गए, टेंडर पूरा नहीं हुआ। उसी मेकाहारा में कैंसर डिपार्टमेंट के लिए कांग्रेस के शासनकाल में उसमें मंजूरी हुई थी कि इसको और ऊपर ले जाना है, जगह उनके पास पूरी नहीं है, पैसे, टेंडर की प्रक्रिया इत्यादि, अभी तक काम चालू नहीं हो पाए। मतलब 20 महीने हो गए। 100 दिन का हनीमून,
6 महीने, साल भर, एक बजट बना, दूसरा बजट बना, ये बजट का पैसा काम में भी तो तब्दील होते हुए दिखना चाहिए। जी वो ये सरकार नहीं कर पा रही। बिजली के बिल में बढ़ोतरी, अब वो विश्लेषण करके राजनीतिक रूप से हम लोग कहते हैं कि 15 साल में बीजेपी की गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में रही, उसमें 94% बिजली के दर बढ़ गए। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, केवल 20 पैसे बढ़े। सरकार आई तो उदाहरण के लिए अगर 6 रुपया यूनिट था तो सरकार गई तो 6 रुपये 20 पैसे यूनिट था। अब 20 महीने के अंदर कम से कम 13-14% बिजली के बिल रेटों में बढ़ोतरी हो गई और अभी नई बढ़ोतरी लागू होनी है। इसमें जो बिजली बिल हाफ की स्कीम थी 400 यूनिट तक, उसमें भी कुछ अंतर ले आया गया है। मध्यम वर्ग ही प्रभावित होगा अगर आप किसी हद तक उसको सीमित करेंगे। उसमें सबके लिए था। किसानों के लिए है, खाद की स्थिति आप उपलब्ध नहीं करा पा रहे, बेरोजगारी भत्ता बंद है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो योजना थी आकर उसके विरोध में भी बहुत सारे लोगों ने उस समय भी इसको, कुछ ने स्वीकार किया, कुछ ने नहीं किया। वो क्या सोच थी, क्या उसके पीछे बात थी, वो सारी चीज़ें भी आज आप देखिए सड़कों पे मवेशी किस तरह से हैं, यानी प्रबंधन। तो कहीं कुछ वैसा होते हुए नहीं दिख रहा है। लग रहा है कि सरकार किसी तिथि के लिए रुकी हुई है कि उस समय हम दिखाएं कि काम हुआ। इलेक्शन के 1 साल पहले या 6 महीने पहले या 1.5 साल पहले हम एकदम से करके दिखा दें कि हाँ हमने कुछ किया, तब तक नागरिक असंतुष्ट हैं। जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन, व्यवसायी नाखुश दिख रहे हैं। चावल की मिलिंग की बात हो रही थी, उस पर भी निर्णय नहीं हो पा रहा था, बहुत दिन तक हल ही नहीं निकल रहा था। आज फील्ड में जाके देखिए तो अभी भी धान पड़ा हुआ है, नया फसल लग के अभी तो फसल आनी है। कल ही मैं गया था अम्बागढ़ चौकी और राजनांदगांव तरफ गया था, वहाँ स्टोरेज सेंटर में मैंने देखा बड़े बड़े ढेर तिरपाल से ढके हुए धान अभी भी पड़ा हुआ है। तो ये जो प्रोसेसिंग का आपका क्रम था उसमें भी नुकसान आपने हुआ। अब राइस मिलर्स को आप कह रहे हैं कि मिलिंग करो, तब तो वो सर्कल आगे जाएगा। जो पैसा आप लोन के रूप में दे के लोगों को एक रेट दे रहे हैं, एमएसपी में खरीद रहे हैं, उसके ऊपर खरीद रहे हैं, वो सर्कल बनेगा। तो यहाँ भी जाम दिख रहा है कि प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही। अब आपने क्या कहा कि वो जो आपका पुराना बकाया मिलर्स को पैसा मिलना है, वो 1800 रुपये में जो पुराना वाला धान है या प्रभावित धान है उसको उठाओ, वो मानो कि आपका पेमेंट हो गया। तो जो प्राथमिकताओं को लेके सरकार चलने की कोशिश कर रही है वो उचित नहीं है, ठीक नहीं है। जी, आप तो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, मतलब ये आयुष्मान भारत योजना जो है उसका पेमेंट हॉस्पिटल्स को नहीं हुआ है। हालांकि एक किस्त उन्होंने अभी अभी जारी की है, लेकिन उसके बाद भी हॉस्पिटल्स का कहना है कि नहीं, वो अगर पैसे उनको नहीं मिलेंगे जो पुराने पैसे हैं तो उनके लिए आगे लोगों का, आम लोगों का इलाज करना जारी रख पाना बहुत मुश्किल होगा। उसमें मैं स्वास्थ्य विभाग को लेके इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं भी स्वास्थ्य विभाग से था, तो कभी वो ऐसा लगता है कि ये कंपेयर करके कुछ ना बोलना चाहें, तो मैं थोड़ा कम बोलता हूँ स्वास्थ्य विभाग में, इसीलिए कि वो ऐसा लगेगा कि आयुष्मान योजना के तहत जो व्यवस्था है वो यही है कि निजी अस्पतालों का पंजीकरण होता है जी, और जो अस्पताल पंजीकृत होकर काम आयुष्मान के तहत करना चाहते हैं वहीं पर सामान्य व्यक्ति जाके अपना इलाज करा सकते हैं और उनका रीइंबर्समेंट आयुष्मान से हो जाएगा। जी, इसमें बड़ी राशि उनकी, अभी कुछ दिन पहले मैं पूछ रहा था तो अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल वालों ने बोला कि 6 महीने से ऊपर का हमारा रुका हुआ है, तो उन लोग रोक देते हैं। एक सीमा के बाहर वो भी उनकी व्यवस्था नहीं चल सकेगी। जी, जो अर्थ का चक्र है चलाने का, जो उनके खर्चे होंगे, ये सारा प्रॉफिट तो उनका है नहीं कि प्रॉफिट आपने रोक लिया, बाकी खर्चे उनके पास कहीं से आ रहे हैं जिससे वो चला ले रहे हैं। अगर वो आयुष्मान का अस्पताल है तो सारे इलाज आयुष्मान के तहत ही होने चाहिए। जी, तो उसमें आप पैसा नहीं दोगे तो वो पब्लिक से लेना चालू कर देंगे। जी, अपने जेब से आदमी कैसे चला सकेगा? ठीक बात एक आध महीना आगे पीछे चलिए समझ में आता है, जिसको हम कहते हैं कि अगर उनको प्रॉफिट भी कुछ हो रहा है तो उसका कुशन है,
तो चलो 1 महीना चला लेते हैं, 45 दिन चला लेते हैं, फिर अगर वो रीइम्बर्स नहीं हुआ तो वो घर से तो देगा नहीं। जी पब्लिक को फ्री देना है जी। तो घर से तो पैसे दवाइयों के, इत्यादि के, बिजली बिल के, स्टाफ के, वो घर से तो देगा नहीं, जी तो बंद कर देगा, वो पब्लिक से लेने लगेगा। तो आयुष्मान का जो मकसद है वही ध्वस्त हो गया कि पब्लिक को जेब से पैसा ना लगाना पड़े। तो स्थिति ठीक नहीं है। सरकारी अस्पतालों में भी लोग बताते हैं कि स्थिति ठीक नहीं है, टेस्ट नहीं हो पा रहे, रिएजेंट्स की खरीदी, घपले इत्यादि की बात आती है, उसकी जांच है, जांच करिए, वो अपनी जगह है, पर खरीदी तो होनी चाहिए ना। जी नहीं, खरीदी तो होनी चाहिए, प्रक्रिया नहीं रुकनी चाहिए किसी कमी के चलते। कमी पाई जाती है उसको आप सुधारिए, पर निरंतरता जो व्यवस्था की है वो बाधित नहीं होनी चाहिए। जी कि एक रेल जा रही है, एक पटरी में कहीं कोई दिक्कत आई तो सारी ट्रेन आप बंद कर देंगे क्या? आप तो उसको रिप्लेस करके जी फिर आगे बढ़ेंगे ना। जी। तो यहाँ तो ट्रेनें रुक रही हैं। हम्म, कल राजनांदगांव गांव गए, वहाँ धरना था, एक ओवरब्रिज को लेके धरना था, लोगों की मृत्यु हो रही है। मंडला जबलपुर यानी कवर्धा होते हुए जो प्रमुख रोड जाता है, उसके ऊपर शहर में जो ओवरब्रिज है, सकरा है, बनाने की बात थी, उस पे काम नहीं दिख रहा है। अंडर ब्रिज है, उस पे काम नहीं दिख रहा है। हॉकी का टूर्नामेंट वहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर का, या हो सकता है विदेश से भी टीम आती हो, बड़ा पॉपुलर एक टूर्नामेंट था। जी हॉकी टर्फ की स्थिति ठीक नहीं है, उसके चलते। ये रमन सिंह जी की विधानसभा की बात है। जी राजनांदगांव, जहाँ की 15 साल के मुख्यमंत्री, वर्तमान के स्पीकर, जी एक जगह लोगों ने बताया कि वार्ड में एक जगह कहीं रास्ता वो खुद गया है, अब वो कोई 2 व्हीलर पे जा रहे थे, हादसा हो गया, डेथ हो गई, पर फंड नहीं आया है, वो गड्ढा खुदा हुआ है। ये उनके क्षेत्र में जी अगर ये स्थिति है तो आप आकलन कर लीजिए। तो ये फिर जो बात आती है कि अब वो एक नाराजगी अब उभर के आ रही है, वो नाराजगी व्यक्त हो रही है। अभी चुनाव होगा तो ये नहीं जीत सकते। जी। अब तो लोग नाराज हो रहे हैं। जी तो इन परिस्थितियों में सर, जैसा कि आपने खुद इतनी सारी चीज़ें बताई, इन परिस्थितियों में क्या लग रहा है कि 2028 में वापसी संभव है कांग्रेस की? पहला प्रश्न ये। और दूसरा, अगर 2028 में कांग्रेस वापस आती है तो आप अपने लिए उसमें क्या स्कोप दिख रहे हैं? मैं राजनीतिक रूप से एकदम स्पष्ट अपने लिए, मैं जल्दी ऐसे निर्णय नहीं लेता, लेकिन अपने लिए मैंने स्पष्ट निर्णय लिया है कि ना विधायक, जी ना मंत्री, ना मुख्यमंत्री। मेरा राजनीतिक लक्ष्य केवल एक है कि कांग्रेस की सरकार को 2028 में बनाने के लिए मैं जो कर सकता हूँ वो करूँगा। पीसीसी भी जोड़ देता हूँ। जी। ये जो तो चीज़ें चल रही हैं, आप कह मैं रहे हैं अपने ऑन रिकॉर्ड, कैमरे के सामने आप ऑन कह रहे हैं कि रिकॉर्ड आप कह ना रहा हूँ। चुनाव लड़ेंगे, मैं ये ना नहीं कह आप रहा, मैं कह रहा हूँ ये लक्ष्य को लेके मैं बिल्कुल नहीं चल रहा। जी ये चीज़ें एकदम किनारे हैं। मेरे लिए केवल एक टारगेट है जी कि अगली सरकार 2028 में कांग्रेस की बनाने के लिए मैं जो कर सकता हूँ मैं जी करूँगा। जी। एक टारगेट, आप चुनाव लड़ रहे हैं ना? वो बहुत दूर है अभी, जी समय नहीं, इतना बहुत भी दूर नहीं है। तो खैर, एनीवेज, आपसे बात करके मैंने जाहिर तौर पर कोई भी आदमी खुश तो होता ही है, बहुत प्रसन्नता होती है। बहुत सारी बातचीत आपसे बाकी है, इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी फिर आपसे बातचीत का मौका हाथ लगेगा। जी रघुवंश, आज आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपने मौका दिया, साथ बैठाया, सर। अपनी बात रखने का अवसर दिया, धन्यवाद।